हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 और इसका अध्याय नंबर 2। और ये अध्याय जो है PGT एस्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। PGT एस्टेट के सिलेबस में दिया गया है क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2, आरो भाग 1 11th क्लास में है और आरो भाग 2 जो है 12वीं कक्षा में हिंदी NCERT की पाठ्य पुस्तक है। तो क्षितिज भाग 1 का हमने एक अध्याय करवा दिया था और आज हम दूसरा अध्याय कर रहे हैं। और इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है PGT एस्टेट NCERT के नाम से। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट आप चेक करें, वहाँ पर आपको PGT एस्टेट NCERT के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और साथ में मैंने TGT एस्टेट और PGT एस्टेट के लिए हिंदी साहित्य के भी लगभग 50 क्लासेस करवा दी हैं। लगभग हमने हिंदी साहित्य कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और प्लेलिस्ट में जाकर जब आप देखेंगे तो TGT PGT एस्टेट के 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर ये 50 के 50 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं जो पर डे की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो सारी वीडियोज़ मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करती हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और अध्याय नंबर 2 है और अध्याय नंबर 2 का नाम है लहासा की ओर। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। लहासा की ओर ये एक यात्रा वृत्तांत है। मैंने जब कल एक लेसन पढ़ाया था, फर्स्ट लेसन, तो उससे पहले मैंने इसकी कार्य सूची थी वो आपको बताई थी कि सभी पाठों के नाम, उनके लेखक आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एस्टेट में 1-2 मार्क्स का तो यही पूछा जाता है। तो लहासा की ओर ये किसने लिखा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लहासा की ओर जो इसके लेखक हैं वो राहुल सांकृत्यायन जी है। और ये लहासा की ओर जो पाठ है या ये जो रचना है वो हिंदी की किस विधा के अंतर्गत आती है। एक दूसरा प्रश्न यही पूछा जाता है इसी प्रकार का कि ये हिंदी की विधा के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक यात्रा व्रत है। यात्रा व्रत वह होती है, उस रचना को यात्रा व्रत कहते हैं जिसमें कोई लेखक किसी स्थान की यात्रा करता है और फिर उसको अपना जब साहित्यिक रूप दे देता है, लिखित रूप देता है, तो उसे हम यात्रा व्रत कहते हैं। लासा की ओर पाठ पढ़ने से पहले हमें राहुल सांकृत्यायन जिनके बारे में इनका जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि 8 चैप्टर हैं इसमें। क्षितिज भाग 1 में तो एक हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज दूसरा अध्याय हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी आप देख रहे हैं, इनकी रचना है लहासा की ओर। और विधा के दृष्टिकोण से देखें तो ये यात्रा व्रत है। तो ये 2 बातें तो आपको बिल्कुल याद रखनी है। बाकी NCERT के इस अध्याय का आपको लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल सीधे तौर पर प्रश्न नहीं पूछता है, बीच में विषय वस्तु में से प्रश्न उठाया जाता है। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। सब कुछ आपको नहीं रटना है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में हुआ और उनके गांव का नाम है पंधा और यूपी में हुआ। इतनी बात याद रखनी है। और उनके ये तो ननिहाल वाला गांव है और उनका जो पैतृक गांव था वो कनेला था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम क्या था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनका मूल नाम था केदार पांडे। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब एक अगला प्रश्न और बनता है कि राहुल सांकृत्यायन जी कौन से धर्म को उन्होंने ग्रहण किया। तो बौद्ध धर्म आपको बताना है। या ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन से धर्म में दीक्षित थे, तो वो बौद्ध धर्म में थे। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। पहले इनका नाम केदार पांडे था, लेकिन केदार पांडे से राहुल सांकृत्यायन कब बने, जब ये बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने ग्रहण कर ली थी।
राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1863 में इनका देहांत हो गया। तो केवल एक भाषा के जानकार नहीं थे, इनको काफ़ी सारी भाषाओं की जानकारी थी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी। अब सीधी सी बात है कि जिस व्यक्ति को इतनी भाषाओं की जानकारी होती है तो उनकी साहित्यिक रचना में भी इन सभी भाषाओं के शब्द मिलना स्वाभाविक सी बात है, तो उनकी भाषा शैली में ये बात ऐड हो सकती है। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। साहित्य सृजन का मतलब साहित्य लिखा। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। अब राहुल सांकृत्यायन जी का दो विधाओं में प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है। एक तो इनके उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है, दूसरा इनका यात्राव्रत। यहाँ से इन दो में से जरूर इनसे संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो इन दो में से ही पूछा जाने की ज़्यादा संभावना है। इनके कुछ यात्रा व्रत, मेरी जीवन यात्रा, ये यात्रा व्रत है। और दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये इनकी कुछ यात्रा वृत्तांत हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखनी है। घुमक्कड़ शास्त्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये सभी याद रखने हैं। दर्शन दिग्दर्शन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक बार आपको सारी रचनाएं यहाँ से याद कर लेनी है। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। मतलब राहुल सांकृत्यायन जी के अगर साहित्यिक उस पर हम दृष्टिकोण डालें साहित्यिक रचनाओं पर, तो इन्होंने दर्शन से संबंधित रचनाएं लिखी, राजनीति, धर्म और इतिहास, विज्ञान से संबंधित इन्होंने अनेक विषयों पर रचनाएं लिखी और इनके पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। इस पंक्ति का मतलब है कि जो सामग्री प्राय लुप्त सी हो गई थी, उसी सामग्री को इन्होंने उठाया अपने रचनाओं में। यात्रा व्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ शास्त्र इनकी एक रचना है, इसे याद रखना है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने बताया कि भाषा, जब हम कहीं किसी स्थान की यात्रा करते हैं तो उससे हमारा मनोरंजन तो होता ही होता है। मनोरंजन के साथ साथ व्यक्ति के ज्ञान में भी वृद्धि होती है और कुछ ऐसे स्थान जिनकी हमें जानकारी नहीं होती, अज्ञात स्थानों के बारे में भी जानकारी होती है और साथ ही साथ हम एक दूसरे लोगों की भाषा और उनकी संस्कृति का आदान प्रदान भी करते हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अब यहाँ से तो प्रश्न आपका क्या बन सकता है कि प्रश्न बस यही बनने वाला है, एक तो इनकी प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है, फिर इनके लगभग 150 रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये इनका उद्देश्य मैंने बता दिया कि यात्रा व्रत को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया और उनसे ये फ़ायदा इन्होंने बताया। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। और संकलित अंश यानी कि जो लहासा की ओर ये जो अध्याय है, ये राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। यानी कि उस समय जो तिब्बत का यात्रा होता था बहुत ही मतलब दुर्गम स्थान थे, जहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल था और यात्रा करना इतना आसान नहीं था क्योंकि साधन भी उचित नहीं थे वहाँ पर। तो इन्होंने यात्रा की, जबकि अनुमति नहीं थी, तो यात्रा किस रूप में की,
इन्होंने भिखमंगे का वेश धारण किया और तिब्बत की यात्रा की। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन, दुर्गम रास्ते, दुर्गम मतलब जहां जाना कठिन होता है, दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि तिब्बत के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, कितनी कठिनाइयों के बीच में वो रहते थे। तो ल्हासा की ओर ये क्या है, ल्हासा नामक जो जगह है ये तिब्बत की राजधानी थी, ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। और जो ल्हासा की ओर है ये राहुल जी की कौन सी यात्रा से लिया गया, तो ये तिब्बत यात्रा से एक अंश लिया गया है। तिब्बत यात्रा कब की, 1930 में की और नेपाल के रास्ते से की। ठीक है, तो ये कुछ इनका जीवन परिचय था। उसके बाद हम अध्याय को शुरू करते हैं और अध्याय जो है एक ही वीडियो में तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो मैं दो पार्ट में वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। अब शुरुआत करते हैं ल्हासा की ओर अध्याय को। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता, अब ये इनके स्थानों के नाम है, थोड़े उटपटे से नाम है। रास्ता जब नहीं खुला था, मतलब फरी कलिंगपोंग वाला जब रास्ता नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। तो व्यापारिक आपको पता ही है कि व्यापार से संबंधित होता है, और सैनिक रास्ता जो सेना के लिए होता है। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन का मतलब होता है सेना का एक भाग या टुकड़ी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किले भाग में, दुर्ग होता है, दुर्ग का मतलब होता है किला। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का मतलब होता है छोड़ा हुआ, त्याग किया हुआ। तो ऐसा ही परित्यक्त, अब किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम कठिन शब्दों पर भी थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि हर एक डिफ़िकल्ट शब्द का, मुश्किल शब्द का मैं अर्थ यहाँ पर आपको बताऊँ। तो परित्यक्त का मतलब होता है छोड़ा हुआ। जैसे कि आपका अनेक शब्दों में एक शब्द पूछा जाता है कि वह स्त्री जो अपने पति के द्वारा त्याग दी जाती है, तो उसे कहते हैं परित्यक्ता नारी। तो ये आपके वहाँ पर भी काम आ सकता है। परित्यक्त एक चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, मतलब ये एक किले में ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और न औरतें पर्दा करती हैं। मतलब तिब्बत में जो है कुछ मुश्किल हैं तो कुछ अच्छी बातें भी हैं। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती हैं, वहाँ पर जाति पाति छुआछूत जैसा कोई भेदभाव नहीं है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। कह रहे कि वहाँ आप किसी के भी घर में भी जा सकते हैं, तो ये नहीं कि घरों में जाना मना है। लेकिन कुछ भिखमंगे लोग ऐसे हैं जो भीख मांगने वाले होते हैं, उन्हें भिखमंगे कहते हैं। तो वो लोग चोरी वगैरह कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा नहीं जाने देते। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपने झोले में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, टोटीदार मतलब खोटी, में रख कर आपको दे देगी। तो थोड़े से ये ढंग से पढ़ते हुए चलना है। और शब्द हैं, शब्द तो वैसे इतने नहीं पूछे जाएंगे शायद आपसे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। मतलब ये वहाँ की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। और मतलब वहाँ पर कोई अनजान लोग जाता है तो वहाँ के लोग उसके साथ भी परिचित व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे,
मतलब उस किले को छोड़कर जब ये वहाँ से चाय वाय पीकर चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब रास्ते के लिए कुछ राह में पैसे जो मांगते हैं। हमने वह दोनों चीटे उसे दे दी। अब चीटे का मतलब और देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। देखो यहाँ पर चिटे का मतलब है चिटे। चिट नहीं होते, चिट मतलब एक पर्चे से। जैसे कि जब हम किसी स्थान को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जब हम एंट्री करने से पहले कुछ पर्ची नहीं कटवाई जाती, तो वो पर्ची टाइप के आप इसे समझ सकते हैं। तो राहदारी मांगने आया, इसका मतलब यही है कि राहदारी वो कुछ मांगने आया कि आप आगे नहीं जा सकते, उसके लिए अनुमति के लिए कुछ चिट्ठी सी देनी पड़ती हैं। जैसे कि हम कहीं एंट्री करते हैं तो पर्ची कटवाते हैं, तो वो चिटे उन्होंने उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। तो थोंगला यहाँ तिब्बती सीमा का एक स्थान है। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। मतलब 5 साल पहले की भी अपनी यात्रा के बारे में इसमें बता रखा है। और किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर था। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से भाई उस भाषा के शब्द हैं। अगर एक आध का शब्द ना भी पता चले तो आप उसके लिए माफ़ करिएगा। और क्योंकि पता नहीं कौन से लैंग्वेज में कौन सी भाषा के शब्द हैं, वहाँ पर अब तिब्बती भाषा के शब्द हैं। और थोड़ा सा जितने शब्दों का पता है उनका मैं बताती हुई चल रही हूँ। अब हमें सबसे विकट डांडा भी एक स्थान का नाम है वहाँ की। और मतलब डांडा जो है एक ऊंची जगह को कहा जाता है। डांडा मतलब ऊंची जगह। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। 16-17 हजार फीट ऊंचाई है ये। मतलब डांडा उस जमीन को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है और ये बहुत खतरे वाली जगह होती है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। अब देखो, डाकुओं के लिए ये सबसे अच्छी जगह है जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और मोड़ और पहाड़ों के जो कोने हैं ना वो इस तरीके से है कि आप झुककर देख नहीं सकते, मुड़कर देख नहीं सकते कि आगे पीछे कौन है। तो ऐसी जगह जो है डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। मतलब उन मोड़ पर जो ऐसे कठिन मोड़ हैं उनके ऊपर अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसका कोई मतलब उसका जिम्मेदार नहीं है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण या लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। मतलब ये कि वहाँ पर हथियार का कोई कानून नहीं है, कोई भी व्यक्ति हथियार रख सकता है, तो वहाँ के लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। इसलिए आदमी को मार देते हैं और बाद में देखते हैं कि इसके पास पैसा था भी या नहीं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। देखो, ये सारी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है राहुल सांकरतैन जी। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल
कुची कुची यानी दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। अब ये कह रहे हैं कि ये भिखमंगे के वेश में गए थे और कहते कि अगर हमें कोई पहचानने लगता तो हम कुछ इस तरीके की आवाज़ करते और हाथ फैलाकर पैसे मांगने लग जाते, तो सभी को विश्वास हो जाते कि ये तो भिखमंगे हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो लंकोर भी यहाँ पर एक जगह का नाम है और डकैत डाकों को कहते हैं। ठीक है, निर्जन होता है, एक ऐसा एकांत स्थान जहाँ पर कोई आदमी नहीं होता। तो ये यहाँ पर इसमें अभी खास कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, लेकिन आपको एक बार पढ़ना है अध्याय तो ज़रूर पढ़िएगा। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। मतलब डांडे मतलब उस ऊंची ज़मीन पर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के चारों श्वेत शिखर चले गए थे। मतलब श्वेत मतलब सफ़ेद शिखर, सफ़ेद चोटियाँ जो बर्फ़ के कारण सफ़ेद थी। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, यानी कि डांडे मतलब उस जो ऊंची स्थान थी उसके ऊपर वहां पर देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों के झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। मतलब चढ़ना मुश्किल था, उतरना आसान था। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और 2 दुर्विवशों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। तो दोनविक्तो का मतलब है स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज के उपन्यास जो डॉन डिक्टोज का नायक जो घोड़े पर चलता था। मतलब क्या है, जो डॉन क्विज ये है क्विक जोट एक नायक था जो अभी यहाँ पर आपने सुना है। इसमें एक उपन्यास है, स्पेनिश एक उपन्यास है और उपन्यास सार्वेतेज नामक एक लेखक है, उसका एक नायक है ये। ठीक है, उसकी तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ गया। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। मंगोला कौन था? देखो, जो सुमति नाम का उसका दोस्त जो इंतजार कर रहा था वो एक मंगोल जाति का था और मंगोल जाति वैसे भी लाल होते हैं और गुस्से में एक वो वैसे लाल था क्योंकि वो काफ़ी देर से राहुल सांकृत्यायन जी का लेखक का इंतजार कर रहा था। ठीक है, और सुमति का अर्थ है यहाँ पर प्रज्ञ। ठीक है, प्रज्ञ नाम से सुमति का मतलब है लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोब्जंग सेक था और इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। और उसने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं मित्र, देख नहीं रही हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मतलब वो घोड़ा भी ढंग से नहीं चल पा रहा था उस चढ़ाई पर। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह
ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान मतलब जिनके पास वो उठते बैठते थे। पहले चाय सत्तू खाया। अब सत्तू तो आप सब जानते ही, जौ या चने वगैरह का जो भुना हुआ आटा होता है उसका बनता है। रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। ठीक है, थुक्का होता है सत्तू या चावल के साथ जो मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ, तो ये इसे थुक्का कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हम कितना है देख लेते हैं, एक वीडियो में सारा, हाँ एक में कर ही देते हैं इसे। तो जब हम तिगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है, उसी पहाड़ी का नाम है तिगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडा पता है क्या होता है? गंडा, गंडे का मतलब होता है जैसे अपने ताबीज वगैरह नहीं, हम गांव में भी गंडा बोलते हैं। अरे उसने तो गले में गंडा बांध रखा है, उसके कुछ नहीं होगा, बाबा के गया था गंडा बांध दिया, तो गंडा वो है ये। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर इधर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। भरिया का मतलब भी देखती हूँ भाई, अगर दिया हुआ है शायद शब्दार्थ में नीचे, भरिया का मतलब है भारवाहक। भारवाहक मतलब कोई भार ढोने वाला, कि जिस पर बैठकर हम चल सके। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है, ललाट मतलब माथा, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। देखो आपको ना लाइन टू लाइन ऐसे क्वेश्चंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों और विहारों के हाथ में है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि तिब्बत की जो ज़मीन है वो जागीरदारों में बटी हुई है, और जागीरों का जो हिस्सा है ना, ज़्यादातर जो मठ विहार हैं उनके हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मतलब पगार में जैसे मिल जाते हैं। बेगार मतलब बिना मजदूरी या कम मजदूरी पर, थोड़ी बहुत मजदूरी पर मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र मतलब सज्जन पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। पोथी मतलब वो किताबें। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अपुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गई। मैंने समझा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बस ये इतना ही था भाई, जहाँ से ये आए हैं और चले थे, और जहाँ से ये घूमकर वापस आ गए। ठीक है, तो
ये इतना ही अध्याय था, इसमें खास कुछ है नहीं और ये एक यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न यहीं से बन सकता है। इस तरीके के जो प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाएंगे। और हाँ, रचना और अभिव्यक्ति का जो कोई प्रश्न है अगर बनता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पर भाषा अध्ययन से देख सकते हैं, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, ये इन्होंने कहा है। और इसको बोलते थे कोडिंग, डिकोडिंग नहीं था, वो एक शब्द है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। वैसे ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, एक शब्द है, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आंचलिक शब्द कहा जाता है। बस ये इसमें है और कुछ इसमें खास है नहीं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा शब्दार्थ पर और ध्यान दे लेते हैं। और ये गद्यांश दे रखा है, ये आपसे नहीं पूछेंगे। देखो, मैंने वैसे साथ साथ आपको बताया था सभी का मतलब। डांडा एक ऊंची जमीन को कहते हैं। धोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान का नाम है। भीटे टीले के आकार का ऊंचा सा स्थान। भीटे, जब मैं कह रही थी ना कि इसका मीनिंग अगर पता चलेगा तो जरूर बताएंगे। टीले के आकार के एक ऊंचा सा स्थान है, उसे भीटे कहते हैं। कंडे, कंडे का मतलब गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम में आते हैं, सभी जानते हैं। सत्तू भुने हुए अन्न का आटा होता है। और थुक्पा सत्तू या चावल के साथ जो मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ, उसे थुक्पा कहते हैं। और गंडा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, तो ऐसा ही गंडा भी आप सभी जानते हैं। और चिरी, चीरते हैं ना, कहते सब्जी चीर लो, फाड़ी हुई। और भरिया भारवाहक। और सुमति कौन था, जो उसे रास्ते में मिला था, उसका दोस्त। लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोबजंग शेख था, उसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब हो सकता है आपसे पूछ लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में आपको एक प्रश्न का आंसर भी करना है कि लाहसा की ओर जो रचना है वो हिंदी की किस विधा के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो धन्यवाद दोस्तों।